राजनीतिक दलों द्वारा फ्रीबीज देने पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता। पत्रकार सिद्दीकी कापन की बेल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने करी खारिज। और जस्टिस यूयू ललित देश के अगले मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। नमस्कार, मैं भद्रा सिन्हा और मैं अपूर्वा मंधानी और हम आप सभी का एक बार फिर कोट अनकोट के इस एपिसोड में स्वागत करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, शो पर हम आपको पिछले हफ्ते हुई बड़ी और दिलचस्प कोर्ट की खबरों के बारे में बताते हैं। इस हफ्ते हमारे पास आपके लिए जो सबसे पहली खबर आ रही है वो आ रही है फ्रीबीज पर, राजनीतिक दलों द्वारा फ्रीबीज के प्रॉमिस किए जाने पर। अब हम जानते हैं कि पिछले कुछ सालों में काफ़ी ये चलन हुआ है कि कई राजनीतिक दल चुनावों के समय लोगों को ऐसे फ्रीबीज, मुफ्त के जो ऐसे चीज़ें होती हैं वो उसका प्रॉमिस करते हैं। अब इसी के ऊपर, इसी मुद्दे के ऊपर, फ्रीबीज के ऊपर एक वकील हैं अश्विनी कुमार उपाध्याय, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। याचिका में उन्होंने ये कहा कि इस तरह का फ्रीबीज ऑफर करने का चलन स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के खिलाफ है। उन्होंने कोर्ट को ये बताया कि ये वोटरों को प्रभावित करने और लुभाने का प्रयास है, इससे चुनाव प्रक्रिया खराब होती है। और इसी बात, यही मुद्दा जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो अब इस हफ्ते सुप्रीम कोर्ट का भी ये मानना था कि इस पर हो सकता है एक पैनल बिठाया जाए। कोर्ट के हिसाब से इस पैनल में कुछ एक्सपर्ट्स होने चाहिए, जैसे कि लॉ, नीति आयोग से, लॉ कमीशन से, फाइनेंस कमीशन से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, जो सत्ताधारी पार्टियां हैं, विपक्षी पार्टियां हैं, इन सभी में से कुछ कुछ लोगों को मिलाकर एक पैनल बिठाना चाहिए इन फ्रीबीज पर, ये देखने के लिए कि ये जो फ्रीबीज के ये जो पूरी राजनीति है ये किस तरह से अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है, किस तरह से चुनावों को प्रभावित करती है। बिल्कुल पूर्वा, जो इस पूरे केस में जो हेयरिंग हुई थी वो काफ़ी दिलचस्प हुई थी। इस केस में दरअसल जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, जो हमारी पोल बॉडी है, जो हमारे देश में इलेक्शंस कंडक्ट करवाती है, उनकी तरफ से पहले से ही एक एफिडेविट इस केस में दाखिल किया जा चुका है, जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये बोला है कि जहां तक उनके रोल का सवाल है, उनका कोई रोल नहीं है, उनके हाथ बंधे हुए हैं। जो पहला कारण वो ये है कि एक 2013 में एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, फैसला आया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल एक बात बोली थी कि जो भी राजनीतिक दल होता है वो यदि इलेक्शन के पहले कोई प्रॉमिस करता है या कोई आश्वासन देता है वोटर्स को, तो वो करप्ट प्रैक्टिस नहीं कहलाया जाएगा। तो इसमें फ्रीबीज भी आता है। दरअसल जब फ्रीबीज की ऑफर की जाती है वो हमेशा इलेक्शंस के पहले ही की जाती है। तो इलेक्शन कमीशन का ये मानना है कि जो ये 2013 का ये फैसला जो है ये एक तरीके से उनके लिए एक अड़चन है, इसकी वजह से इनके हाथ बंधे हुए हैं। दूसरी बात जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये बोली है सुप्रीम कोर्ट को, वो ये है कि ये दरअसल एक राजनीतिक दल की पॉलिसी का सवाल है। और जब ये ऑफर करते हैं फ्रीबी, और जब ये राजनीतिक पार्टी जब पावर में आ जाती है, फिर वो एक स्टेट पॉलिसी बन जाती है। तो इलेक्शन कमीशन ये मानती है कि ये तय करना कि ऐसे फ्रीबीज जो ऑफर किए जाते हैं क्या ये देश की आर्थिक स्थिति के लिए अच्छे हैं या नहीं है, ये तय करना जो है ये वोटर्स का काम है और इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है। तो चूंकि इसमें इलेक्शन कमीशन पहले से एफिडेविट दे चुका है, तो जो पिछले हफ्ते इस मैटर में सुनवाई हुई उसमें केंद्र सरकार ने अपनी तरफ से कुछ ही बहुत कम जो है अपनी तरफ से सबमिशन दिया, छोटा सा सबमिशन दिया, जिसमें उन्होंने, केंद्र सरकार ने कोर्ट को ये बोला कि ये जो फ्रीबीज दिए जाते हैं, ऑफर किए जाते हैं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि ये देश की आर्थिक स्थिति को जो है वो खराब कर रहे हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने ये शब्द यूज किए कि इकोनॉमिक डिजास्टर की तरफ जो है हमारा देश बढ़ता जा रहा है। और केंद्र सरकार ने ये कहा कोर्ट को कि इलेक्शन कमीशन को दोबारा निर्देश दिया जाना चाहिए कि इस मुद्दे पे वो फिर से सोच विचार करे। मगर कोर्ट का ये कहना था कि ये एक ऐसा मुद्दा है जो कोर्ट के सामने इस पे कोई ज्यादा बहस हो नहीं सकती। कोर्ट ने माना कि हाँ, इस मुद्दे पे ज़रूर बातचीत की ज़रूरत है और ये बातचीत कोर्ट के अंदर नहीं हो सकती। इसलिए जैसा पूर्वा आपने बताया, कोर्ट ने ये सुझाव दिया है कि एक वो पैनल बिठाएंगे, जिस पैनल में फाइनेंस कमीशन या प्लानिंग कमीशन या नीति आयोग के कुछ एक्सपर्ट्स होंगे, पॉलिटिकल पार्टीज़ के एक्सपर्ट्स होंगे, सरकार, केंद्र सरकार की तरफ से भी उनके कुछ नॉमिनीज़ होंगे, और वो मिलजुल के बैठ के ये इस पे डिबेट करें
कि भाई किस तरीके से फ्रीबीज यदि देना चाहिए तो किस हद तक देना चाहिए, और अगर नहीं देना चाहिए कि क्यों नहीं देना चाहिए, मतलब कि इस पूरे मुद्दे पे बातचीत करके एक रिपोर्ट तैयार करके कोर्ट को दे, ताकि उसके बाद जो है कोर्ट अपना फैसला इसमें सुना सकते। जी, कोर्ट ने इस पे अभी तक पैनल बिठाया नहीं है, लेकिन कोर्ट ने ऐसा लगा, कोर्ट की बातचीत से जो भी हियरिंग हुई उसके हिसाब से कोर्ट एक पैनल बिठा सकता है। इसके लिए कोर्ट ने ये जो याचिका थी इसमें केंद्र सरकार और इलेक्शन कमीशन को रिस्पोंडेंट बनाया गया था, तो कोर्ट ने उनको नोटिस जारी करते हुए उनसे सुझाव मांगे हैं कि आप हमें बताइए हम किस तरह के ऑर्डर इसमें पास कर सकते हैं। बिल्कुल। इसके अलावा हियरिंग में भी कपिल सिब्बल द्वारा भी एक सजेशन आया था, वो इस केस में किसी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन कोर्ट ने उनसे भी सुझाव मांगे थे क्योंकि काफी बड़ा मुद्दा है, सबको ये इम्पैक्ट करता है, एक तरह से सब पर एक तरह का प्रभाव डालता है। उन्होंने जब ये सुझाव देने की कोशिश की कि पार्लियामेंट को इस इशू को डिस्कस करना चाहिए, तो कोर्ट ने ये भी कहा, जैसे कि भद्रा ने बताया, कोर्ट ने ये भी कहा कि अब सभी पॉलिटिकल पार्टी फ्रीबी देना चाहती हैं, तो कौन इसको रोकेगा अगर पार्लियामेंट में इस पर डिस्कशन होता भी है तो। और इसलिए अब कोर्ट ने एक तरह से कोशिश की है कि वो अब पूरा ये जो मुद्दा है उसको अपने हाथ में ले ले और फिर इसमें कुछ बदलाव लाए। बिल्कुल बिल्कुल। अब जो दूसरा हमारे पास आपके लिए इस हफ्ते अपडेट है एक कोर्ट से, वो आ रहा है इलाहाबाद हाई कोर्ट से। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने केरल के जो पत्रकार हैं सिद्दीकी कपन, उनको बेल देने से इनकार कर दिया। अब सिद्दीकी कपन की गिरफ्तारी जो हुई थी 5 अक्टूबर 2020 को, जब पूरे देश में एक तरह से खलबली मची हुई थी। हथरस में जो रेप और मर्डर केस हुआ था उसको लेकर उधर ही सिद्दीकी कपन जो हैं वो एक पत्रकार है, वो हथरस जा रहे थे, रास्ते में थे जब मथुरा के एक टोल बूथ में उनको गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद उनके जो सहकर्मी थे उनके साथ कैब के जो उनके टैक्सी के जो ड्राइवर थे उनको भी गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद उन पर यूएपीए भी लगाया गया, उन पर सेडिशन के केसेस लगाए गए, और अब इसी केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी उन्हें बेल देने से इनकार कर दिया है। उन पर इल्ज़ाम ये था, आरोप ये है उन पर कि वो हथरस जा रहे थे क्योंकि वहाँ वो हिंसा भड़काना चाहते थे। इसके बाद जब चार्जशीट फाइल हुई पिछले साल अप्रैल में, उनके खिलाफ चार्जशीट भी जो 5000 पेज की चार्जशीट फाइल हुई, जिस पर हमने एक बहुत ही डिटेल्ड रिपोर्ट भी की थी। मैंने उस चार्जशीट को देखा था, तो आप जाकर उस रिपोर्ट को भी पढ़ सकते हैं। उस रिपोर्ट का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। इस चार्जशीट के मुताबिक उन पर इसी तरह के आरोप लगाए गए थे कि वो वहाँ हिंसा भड़काने जा रहे थे, और कुछ तरह की फंडिंग के भी आरोप लगाए हुए थे। पूरी तरह से इसमें उनके 36 न्यूज़ आर्टिकल्स, व्हाट्सएप चैट, ग्रुप चैट, सोशल मीडिया पोस्ट के अलावा 55 गवाहों का भी इसमें मुआयना दिया गया है, इसमें जिसमें से 40 से ज़्यादा जो पुलिसकर्मी हैं वो गवाह हैं। तो इसमें ये चार्जशीट फाइल हुई थी। चार्जशीट के बेसिस पर ही अब मेरे ख्याल में भद्रा आपने इस ऑर्डर को पढ़ा है तो। जी अपूर्वा, ये ऑर्डर बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, तकरीबन 6 पेजेस का ही ऑर्डर है, और इसमें कोर्ट ने बहुत संक्षेप में अपनी तरफ से जो ये बात बोली है कि जहाँ तक सिद्दीकी कापन का जो रोल था एज अ जर्नलिस्ट, उसके ऊपर कोर्ट ने सवाल उठाया है, ये कहते हुए कि जिस तरह के डॉक्यूमेंट्स उनसे मिले गए थे, जो पुलिस ने अपने केस में दावा किया है, तो वो तो किसी तरह कुछ इस तरह की कोई चीज़ नहीं दिखाते कि वहाँ पे वो रिपोर्टिंग करने जा रहे हैं। अपूर्वा ने जैसा बताया, सिद्दीकी कापन के खिलाफ यूपा के चार्जेस लगे हैं। पुलिस का ये मानना है कि वो वहाँ पे हिंसा जो है वो बढ़ाने के लिए जा रहे थे, वहाँ पे लोगों को भड़काने के लिए जा रहे थे, कम्युनल डिसहार्मनी क्रिएट करने के लिए जा रहे थे। और पुलिस ने अपनी तरफ से जो एविडेंस कोर्ट में लगाया है चार्जशीट के साथ, वो कुछ पैम्फलेट्स मिले थे सिद्दीकी कापन की गाड़ी से, जिस गाड़ी में वो ट्रैवल कर रहे थे, जिसमें जो है कुछ हाथरस जो इंसिडेंट हुआ था वहाँ पे, गैंग रेप और फिर जब मर्डर हुआ था वहाँ पे, उसके बारे में कुछ लिखा गया था। फिर एक वेबसाइट का ब्यौरा था उस पैम्फलेट में। पुलिस के मुताबिक उस वेबसाइट में जिस तरह की डिटेल्स डाली गई हैं वो ये दिखाती हैं कि भाई किस तरह से आपको किसी वायलेंस, रायट या मॉब में जो है अपने आप को पुलिस से बचाना चाहिए। तो यूपी पुलिस का यही मानना है कि जो ये सारा मटेरियल, पैम्फलेट्स वगैरह जो उनके गाड़ी से जब्त किए गए थे, वो यही इंडिकेट करते हैं कि कापन हाथरस किसी जर्नलिस्टिक काम से नहीं जा रहे थे, मगर वहां पे कुछ हिंसा की तैयारी करने के लिए जा रहे थे। कापन के जो लॉयर हैं उन्होंने इस बात को जरूर एडमिट किया कि कापन जो है पीएफआई एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एक इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहलाई जाती है,
उनके एक मैगजीन जो वो निकालती है PFI, उनके लिए ज़रूर लिखते थे और इसी वजह से वो PFI के कुछ एक्टिविस्ट से जुड़े हुए थे, मगर उनका PFI ऑर्गेनाइजेशन में कोई रोल नहीं था, वो उस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर नहीं थे। दूसरी बात, उनके वकील ने ये भी कही कि जो कापन है वो एक सिमी एक ऑर्गेनाइजेशन होता था, जो एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, उनके कुछ लीडर्स के टच में हैं, मगर वो भी किसी अपने प्रोफेशनल रीजंस की वजह से, क्योंकि कापन के एक दोस्त हैं जो उन लीडर्स पे किताब लिख रहे थे और वो चाहते थे कि कापन उनका इंटरव्यू करे। तो यूपी पुलिस ने जो है अपनी बात को कोर्ट के सामने रखते हुए एक ही चीज फिर से दोहराई और उन्होंने यही कहा कि कापन जो है वो जर्नलिस्ट नहीं है, वो किसी अपने इस टाइप के मीडिया से रिलेटेड किसी काम के लिए हाथरस नहीं जा रहे थे और वो वहां पे केवल दंगा करने जा रहे थे। तो चार्जशीट को मद्देनजर रखते हुए अपूर्वा, कोर्ट का ये मानना था कि कापन जो केरला के हैं उनका हाथरस में कोई काम नहीं था, तो इसलिए जो अपने वो 3 सहकर्मियों के साथ हाथरस जा रहे थे, घूमने के लिए जा रहे थे, वो एक बहुत बड़ा सर्कमस्टेंस है उनके खिलाफ। तो दूसरी बात कोर्ट ने ये बोली कि जो यूपा है, जो स्पेशल लॉ है, और हम सब जानते हैं बहुत कठोर लॉ है, क्योंकि इसमें बेल मिलनी बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि यदि कोर्ट इस कंक्लूजन पे आ जाए कि मुल्जिम ने वाकई में कोई क्राइम किया है यूपा के अंडर, तो उसमें बेल नहीं दी जाती। तो कोर्ट ने जो 5000 पेज की जो चार्जशीट है उसको देखते हुए ये बोला कि जो प्राइमा फेसाई एविडेंस पुलिस उनके सामने लाई है वो यही दिखाता है कि कापन ने कोई जुर्म किया है। तो इन्हीं सारी बातों को अपने ऑर्डर में लिखवाते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सिद्दीकी कापन की बेल खारिज कर दी है। जी, अगला जो हमारे पास आपके लिए आज के लिए अपडेट है वो भी सुप्रीम कोर्ट से आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस यूयू ललित जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अगले मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। अपनी तरफ से जो अभी हमारे जो चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस NV रमणा, उन्होंने अपनी तरफ से एक रिकमेंडेशन देना होता है मुख्य न्यायाधीश को, चीफ जस्टिस को, जब वो ऑफिस में हो। तो इस हफ्ते उन्होंने वो रिकमेंडेशन लॉ मिनिस्टर को भेज दिया है अपनी तरफ से, ये कहते हुए कि जस्टिस यूयू ललित को अगला CJI अपॉइंट करना चाहिए। अब इसके बाद नोटिफिकेशन जारी होगी जिससे ये अपॉइंटमेंट हो जाएगा। आपको बता दूं कि जस्टिस रमणा जो है CJI वो 26 अगस्त को रिटायर हो रहे हैं, तो उससे पहले ये नोटिफिकेशन आ जाएगी और उसके बाद जस्टिस यूयू ललित CJI बन जाएंगे। जी, जस्टिस ललित का जो टेन्योर है बहुत ही छोटा टेन्योर है, 74 दिनों का टेन्योर है। और जैसा कि हम सब जानते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं वो 65 साल की उम्र के बाद रिटायर होते हैं। जो मेरे ख्याल से जस्टिस ललित जो है वो नवंबर में इस एज को जो है क्रॉस करेंगे। इसके पहले जो एक जो सबसे पहला छोटा टेन्योर माना जाता था वो 1991 में था, जस्टिस KN नारायण सिंह का। ये 17 दिन का इनका टेन्योर था केवल। जस्टिस ललित CJI बनने के बाद जो सुप्रीम कोर्ट का कोलिजियम है, जो एक बहुत ही पावरफुल बॉडी जिसको कहा जाता है, जो हमारे देश में जजेस, जो हाई कोर्ट जजेस और सुप्रीम कोर्ट जजेस की जो अपॉइंटमेंट होती है उस कोलिजियम के थ्रू होती है। तो जस्टिस ललित CJI बनने के बाद उस कोलिजियम के हेड भी बनेंगे। अभी के लिए जस्टिस ललित जो है वो नालसा के हेड है। नालसा एक नेशनल लीगल सर्विसेज बॉडी है जो लीगल सर्विसेज का काम करती है, पूरे देश में काम करती है। और जब से जस्टिस ललित ने इस पद को संभाला है उसके बाद जस्टिस ललित ने बहुत एक्टिवली इस एरिया में काम किया है। ये इस साल जो है उन्होंने एक बहुत ही लंबा कैंप किया था देश के दूर दराज हिस्सों में, स्पेशली माउंटेन एरियाज में, हिली एरियाज में, जहाँ पे लोगों को जहाँ पे उनके लिए कोई न्याय की व्यवस्था नहीं है और जो उनके छोटे छोटे जो काम रुक जाते हैं छोटी छोटी उलझनों की वजह से। उन्होंने जस्टिस ललित के सुपरविजन में ऐसी जगहों पे कैंप्स लगाए गए और जितनी भी इन लोगों की कोई परेशानियां थी, तकलीफें थी, लॉ से रिलेटेड, कानून से रिलेटेड या ऐसी तकलीफें जो कानून से भी जुड़ी हुई नहीं थी, वो जो है इन कैंप्स के ज़रिए इन सबको रिजॉल्व किया गया। और जो एक और ख़ास बात जो है जस्टिस ललित जो है अगस्त 13, 2014 में बार से
जज बन के गए थे सुप्रीम कोर्ट, यानी कि वो कोई हाई कोर्ट जज नहीं थे, वो एक सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिसिंग लॉयर थे, सीनियर एडवोकेट थे, और वो सीधा उनकी एलिवेशन एज सुप्रीम कोर्ट जज हुई थी। अब वो इस समय जब वो सीजीआई बनेंगे तो वो ऐसे दूसरे वकील होंगे जो सीधा वकालत करते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट जज ही नहीं बल्कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनते हैं। इसके पहले जस्टिस SM सीकरी थे जो पहले लॉयर थे और फिर सुप्रीम कोर्ट जज बने और फिर सीजीआई बने। तो जस्टिस ललित जो है वो एक ऐसे सेकंड दूसरे वकील हैं जो वकालत के बाद सीधा सुप्रीम कोर्ट जाके और सीधा सीजीआई बनेंगे। दरअसल जो एक प्रोसेस होता है सुप्रीम कोर्ट आने का, जो एक नॉर्मल प्रोसेस माना जाता है, वो ये होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशन होती है जजेस की, वो हाई कोर्ट से की जाती है, और जो सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम होता है वो अपॉइंट किया जाता है। मगर पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि कुछ ऐसे जजेस भी बने हैं जो सीधा लॉयर से यानी कि बार से प्रैक्टिस करते हुए सुप्रीम कोर्ट में उनकी अपॉइंटमेंट हुई है। तो जस्टिस ललित की अपॉइंटमेंट जो है एक ये ऐसी रेयर अपॉइंटमेंट है। तो माना कि इनका बहुत छोटा टेन्योर होगा, मगर जिस तरह का काम जस्टिस ललित ने नालसा का हेड होके उन्होंने जिस तरह के काम किए हैं, तो उम्मीद यही की जाती है कि इस छोटे से टेन्योर में एडमिनिस्ट्रेशन साइड पे जस्टिस ललित जो है काफ़ी काम करेंगे। चलिए, आज का एपिसोड हमारा यहीं ख़त्म होता है। आशा करती हूँ आपको एपिसोड पसंद आया हो। जैसे कि मैं आपको हमेशा कहती हूँ, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, कुछ सुझाव हैं तो वो भी दें। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।